हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के पार्ट में हम पोइट्स एंड पैनकेक्स का अगला पार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 63 में पैराग्राफ नंबर सेकंड, ऊपर से पैराग्राफ नंबर सेकंड यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो MRA के जेमिनी स्टूडियो से जाने के बाद कुछ महीनों के अंदर ही जेमिनी स्टूडियो के बिग बॉसेस के फ़ोन्स की घंटी दोबारा बज उठती है और फिर से समय था एक दूसरे मेहमान का जेमिनी स्टूडियो में आगमन का। तो उसके आगमन की खुशी में शूटिंग स्टेज को क्लियर करवाया गया और वापस से जेमिनी स्टूडियो का वो क्रू, वो 600 लोगों का परिवार तैयार था अपने दूसरे मेहमान का स्वागत करने के लिए। तो सबको ये कहा गया कि दरअसल ये कोई कवि है जो इंग्लैंड से आ रहा है। तो मोस्टली जो लोग थे जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले, उन्होंने कवियों के बारे में सुन तो रखा था लेकिन इतना कुछ खास वो जानते नहीं थे। तो कुछ एक लोगों ने नाम सुन रखा था कि इंग्लैंड में कोई कवि है जिनका नाम है वर्ड्सवर्थ। कईयों ने टेनिसन का नाम भी सुन रखा था। जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने नाम सुन रखा था जॉन कीट्स का, और शैली और बायरन को भी जानते थे। और कुछ एक लोगों ने नाम सुन रखा था इलियट का। लेकिन जो कवि अभी आने वाला था उसके बारे में किसी को कोई भी क्लू नहीं था। तो बाद में कयास ये लगाया गया कि शायद ये कोई कवि नहीं है, एक अखबार का संपादक है। और यही वजह है कि जो मिस्टर वासन थे बहुत बड़ा रिसेप्शन दे रहे थे, क्योंकि वासन खुद भी तमिल वीकली आनंदा विक्टन के एडिटर थे। तो वो कोई एडिटर भी नहीं था किसी भी ब्रिटिश पब्लिकेशन हाउस का मद्रास में जिसको लोग जानते थे, क्योंकि जो एकमात्र अखबार चला करता था द हिंदू, उसकी सारी बागडोर तो टॉप के लोगों ने अपने हाथों में ले रखी थी। और जितने भी लोग थे उन सबको तो जेमिनी स्टूडियो के लोग जानते थे। तो 100% ही इस अखबार से भी बिलोंग नहीं करता था। फिर अंदाज़ा ये लगाया गया कि ये एडिटर है डेली का, लेकिन ये मैनचेस्टर गार्डियन से नहीं है और लंदन टाइम्स से भी नहीं है। तो ये जो जानकारी थी एक तरह का जो रूमर था उसके रूप में यहाँ के लोगों के पास में थी, और ये जानकारी भी उन लोगों के पास में थी जो वेल इन्फॉर्म्ड थे उन लोगों के बीच में। फाइनली शाम के लगभग 4 बजे के करीब उस कवि का अराइवल होता है। एक लंबा चौड़ा सा आदमी था, खासम खास अंग्रेज़ और बहुत ही सीरियस किस्म का। तो वो हम लोगों के बीच में बहुत अजीब सा लग रहा था, अशोकामित्रन कहते हैं, और उसे बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी वहाँ पर लगभग 1 दर्जन के समथिंग कुर्सी पर बैठे हुए अपने फैंस को डील करने में। तो जो मिस्टर वासन थे बॉस ने एक लॉन्ग स्पीच पढ़ी, और उनकी स्पीच को सुन करके ये एहसास हो गया था वहाँ के लोगों को शायद बॉस इस आदमी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो स्पीच थोड़ी लंबी चली, लेकिन जब ख़त्म हुई तो हमारे दिमाग में कुछ एक बातें थी जो रह गई थी। तो बॉस ने बीच बीच में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे फ्रीडम और डेमोक्रेसी। तो इन 2-3 चीज़ों का बॉस बीच बीच में इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद बारी आई उस कवि के स्टेज पर खड़ा होकर के स्पीच देने की। वो खड़ा तो हुआ और उसने भाषण भी दिया, लेकिन कमाल की बात ये थी कि उसका एक्सेंट किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा। वो लगभग 1 घंटे तक लगातार स्पीच देता रहा, और वहाँ मौजूद वेल एजुकेटेड पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कहते थे, उनमें से किसी के भी उसका बोला हुआ समझ में नहीं आया। वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उसका बोला गया एटलीस्ट एक वर्ड तो समझ में आए, लेकिन उस कवि का एक्सेंट कुछ ऐसा था कि कुछ भी समझने की कोशिश बिल्कुल बेकार साबित हुई। और 1 घंटे के बाद जब उसका भाषण खत्म हुआ और सारे के सारे वहाँ से
डिस्पर्स्ड हुए, तितर बितर हुए, अटर बेफलमेंट में कि यार ये आदमी यहाँ कर क्या रहा है। जेमिनी स्टूडियो घर था फिल्म मेकिंग का, और यहाँ पर फिल्में बनती थी उन तमिल लोगों के लिए जो बड़े सीधे साधे लोग थे। ये बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी कमाई में से टिकट के पैसे खरीद करके फिल्में देखने आते हैं। अब भला इतने कम पढ़े लिखे लोग किस तरह से इंग्लिश पोइट्री को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, वो किस तरह से एक टेस्ट डेवलप करेंगे इंग्लिश पोइट्री के फेवर में, किस तरह से कल्टीवेट करेंगे, ये बात जेमिनी स्टूडियो के किसी भी स्कॉलर के समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा, सारे के सारे लोग तो बैफल्ड थे ही, खुद पोइट भी बेचारा बैफल्ड था, और बैफल्ड होने के पीछे लॉजिक ये था कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। एक तो उसकी बातचीत की शैली किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी, और वो जहाँ कहीं भी जाता था लोग थ्रिल हो जाते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर वो आया है उसके आने का पर्पज़ और किस पर्पज़ से वो क्या बोल के गया है ये किसी के पल्ले नहीं पड़ा। तो उस पोइट की विज़िट एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन कर के रह गई जेमिनी स्टूडियो के अंदर। तो जो बड़े बड़े ग्रेट प्रोज राइटर हैं, अब यहाँ पर अशोकामित्रन एक बात कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े प्रोज राइटर हैं शायद वर्ल्ड के, वो अशोकामित्रन की बात से एग्री ना करें, लेकिन अशोकामित्रन का ऐसा मानना था कि जो प्रोज राइटिंग है वो दरअसल ट्रू परस्यूट नहीं है जीनियसनेस का। दरअसल ये काम है किसी रोगी इंसान का जो अपने इरादे का पक्का हो और ज़बरदस्त मैनुअल वर्क करता हो, दिल उसका छोटा सा हो, लेकिन छोटा सा दिल ऐसा हो जो कभी टूटता नहीं हो, अपनी कहानी की रिजेक्शन से जिसे फ़र्क ना पड़ता हो, और किसी पर्टिकुलर कहानी के रिजेक्ट होने के बाद में वो दूसरी लॉन्ग प्रोज कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता हो, लिखना स्टार्ट कर देता हो, और लिखने के बाद जो है इसको एक लिफाफे में डाल करके पैक करके रिटर्न एड्रेस के साथ पोस्ट करता था मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये सब क्या चल रहा था, दरअसल एक अखबार था द हिंदू। तो हिंदू अखबार क्या करता था, उसने एक घोषणा करी थी कि एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था ब्रिटिश पीरियोडिकल ने एनकाउंटर के नाम से। तो ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों के लिए द हिंदू अखबार एक छोटी सी अनाउंसमेंट पब्लिश करता था अपने अखबार के इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट पेज में, और ये था शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट जो एक ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस कॉन्टेस्ट का नाम था द एनकाउंटर। तो ऑफ कोर्स एनकाउंटर जो है एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी कमोडिटी थी, एक ऐसा कॉन्टेस्ट था जिसके बारे में जेमिनी स्टूडियो के लोग कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। और जो हमारा अशोकामित्रन था जो थोड़ी बहुत राइटिंग कर लिया करता था, हालांकि वो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश पीरियोडिकल के बारे में थोड़ी नॉलेज लेना चाहता था। तो इसने क्या किया कि बजाय अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है किसी लिफाफे में डाल करके उसको सील करके भेजने की जगह ये सीधा खुद पहुंच जाता है थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि दरअसल ब्रिटिश पीरियोडिकल चीज़ है क्या। तो ये सीधा पहुंच जाते हैं इंग्लैंड, और ये कहते हैं कि उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी थी उसका जो एंट्रेंस था वो जो है काफ़ी लंबा और घुमावदार था। इसमें किसी तरह का कोई साइन बोर्ड भी लगा हुआ नहीं था, और ना ही यहाँ को किसी तरह का नोटिस बोर्ड था जो आपको ये गाइड कर सके कि आपको कहाँ जाना है। बस आप चलते रहिए, और चलते समय ऐसा एहसास होता था कि आप किसी फॉरबिडन एरिया में स्नीकिंग कर रहे हो, आप किसी फॉरबिडन एरिया में चल रहे हो, किसी गुप्त मार्ग में चल रहे हो। तो वहाँ पर जब ये चलता रहा तो सामने एक जगह थी जहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट का नाम था द एनकाउंटर। इसको ऑर्गेनाइज करवाया था ब्रिटिश पीरियोडिकल ने, और ये द हिंदू अखबार के अंडर में चलती थी। तो वहाँ पर इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने आई बहुत ही फ्रेश और कई सारी कॉपीज़ रखी हुई थी ज़मीन के ऊपर अनटच किसी भी रीडर के द्वारा। तो जो अशोकामित्रन है जब उसने एक कॉपी को उठाया
और उस पर नाम पढ़ कर के देखा, दरअसल ये कॉपीज कौन से पर्सन को एड्रेस कर रही है, हु वॉज द पर्सन जो एक्चुअली ये डिसाइड करने वाला था कि कौन सी कहानी बेस्ट है। तो उसने उठा करके एक फ्रेश सील बंद कॉपी पे लिखे एड्रेस को नोटिस किया, और जब उसने उस सील पैक लिफाफे में वो नाम पढ़ा कि सारी कहानियाँ किसको एड्रेस कर रही है, तो अचानक से उसके डूबते दिल को सहारा सा मिला। ये और कोई नहीं बल्कि जेमिनी स्टूडियो में जिसने विज़िट किया था, जो पोइट था, ये वही था। और उसका नाम पढ़ करके इसके कानों में घंटियां सी बजने लगी और उसको ऐसा महसूस हुआ कि इसे अपना कोई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर अचानक से मिल गया हो। तो उसने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को लिफाफे में डाला, सील पैक किया और उस लिफाफे के ऊपर उस राइटर का, उस पोइट का एड्रेस लिख दिया। तो वो महसूस करता है कि उसे उसका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया, ठीक हिंदी फिल्मों के उस सीन की तरह जब दो बिछड़े हुए भाई किसी फैमिली सॉन्ग को गा करके सुन करके या तो मूवी की स्टार्टिंग की रील्स में मिलते हैं या फिर फाइनल रील्स में मिलते हैं। तो वो कवि कोई और नहीं बल्कि स्टीफन स्पेंडर था, जिसने विज़िट किया था उस समय जेमिनी स्टूडियो के अंदर। इंग्लैंड से आया वो कवि कोई और नहीं, स्टीफन स्पेंडर था। स्टीफन स्पेंडर उसका नाम था। तो कई सालों के बाद जब अशोकामित्रन जो है जेमिनी स्टूडियो में काम नहीं कर रहा था, तो उसके पास काफ़ी खाली समय था। हालांकि पैसे उसके पास में उस समय ज़्यादा थे नहीं, तो कम पैसों में जो चीज़ उसे अट्रैक्ट कर लेती थी वही उसका ध्यान खींच लेती थी। तो एक दिन मद्रास के माउंट रोड के पास जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर एक वेंडर ने फुटपाथ पर जो है किताबों का ढेर लगा रखा था। तो 50 पैसे की किताब थी और उसका जो ओरिजिन था, अमेरिकन ओरिजिन था, एलिगेंट सा पेपर बैग था और अमेरिकन ओरिजिन की किताबें थी और ये स्पेशल लो प्राइस एडिशन थी, खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए। और ये सारी की सारी किताबें छपी थी रशियन रेवोल्यूशन के 15th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो ये सीधा गया और इसने 50 पैसे पे किए और उस एक कॉपी उसने उठा ली। तो उस बुक का जो टाइटल था, उस बुक का टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड। तो 6 एमिनेंट राइटर्स ने इसमें अपने एसेस लिखे थे और इन राइटरों में जिन जिन के नाम मुख्य रूप से हैं वो है एंड्रे गिडे, रिचर्ड राइट, इग्नेशियो साइलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। तो ये वो लोग थे जो अपनी यात्रा बताते हैं कम्युनिज्म के ऊपर और किस तरह से कम्युनिस्ट होने के नाते ये निराश और खाली हाथ होकर के लौटे थे। तो स्टीफन स्पेंडर नाम सुनते ही, स्टीफन स्पेंडर नाम पढ़ते ही हमारे अशोकामित्रन को जो है वो किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पढ़ने के योग्य लगी। तो उसने क्या किया कि वो किताब खरीद ली। अब स्टीफन स्पेंडर जो है विज़िट करता है जेमिनी स्टूडियो में उस समय, और स्टीफन स्पेंडर का नाम जो है उस बुक पे पढ़ते ही अशोकामित्रन ऐसा कहते हैं कि मानो उसके दिमाग के किसी अंधेरे कोने के अंदर हल्की सी रोशनी छा गई हो। तो जो स्टीफन स्पेंडर का जो आगमन हुआ था, स्टीफन स्पेंडर का जो आगमन हुआ था जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वो एक ख़ास पर्पस से हुआ था। उसकी बुक का टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड। हालांकि स्टीफन स्पेंडर से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन महसूस ना करते हो जेमिनी स्टूडियो के बॉस के जैसे बड़े बड़े लोग, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिससे सब कनेक्टिविटी महसूस करते थे, जिससे सब जुड़ाव महसूस करते थे और जिससे कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। वो फैक्ट्स, वो बातें जो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी थी उस रेफरेंस में कि गॉड फेल हो गया था। किस रेफरेंस में फेल हो गया था? गॉड, भगवान ये दुनिया बनाई थी इंसान के रहने के लिए, लेकिन इंसान इस दुनिया में आकर के जात पात, धर्म, अमीर गरीब, कास्ट, क्रीड, ओरिजिन के नाम पर इतनी तरह से बट गया
कि इंसान इंसान को ही खाता पीता फलता फूलता नहीं देख सकता और इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। तो भगवान ने इंसान को बनाया तो था किसी और पर्पस से, लेकिन इंसान को बनाने के बाद खुद भगवान ही अपने मिशन में फेल हो गया। तो ये एक ऐसा फैक्ट था जिससे सब अपने आप को रिलेट करते थे, भले ही उस पोइट की पोइट्री से रिलेट ना करते हो। तो इन शब्दों के साथ में हमारा टेक्स्ट खत्म होता है। तो इस चैप्टर के अंदर अशोकामित्रन ने जेमिनी स्टूडियो में बिताए अपने दिनों को रिकॉल किया है और बताया है कि उस समय उस स्टूडियो में क्या क्या होता था। अगर थोड़ा और गौर से हम चैप्टर के अंदर देखें ध्यान से, तो इसमें दरअसल कम्युनिज्म के ऊपर काउंटर किया गया है। MRA का जेमिनी स्टूडियो में आना साउथ इंडिया के अंदर फैलते कम्युनिज्म को काउंटर करना था, और जेमिनी स्टूडियो के अंदर दोबारा से स्टीफन स्पेंडर का आना भी उसी कम्युनिज्म को काउंटर करना था। तो अगर इस चैप्टर के थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं तो पाते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये कहीं न कहीं कम्युनिज्म को काउंटर कर रहा है। और उस समय जो बड़ी संस्था थी फ्रैंक बुशमैन मॉरल री आर्मामेंट आर्मी, वो भी इसी काम में लगी हुई थी, और बड़े बड़े जो पोइट जो थे वो भी दुनिया में शांति का मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो इसमें जो मेन मैसेज है वो तो यही है। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का चैप्टर यहीं क्लोज करता हूँ। हम फिर नई क्लास में एक नए चैप्टर, एक नई थीम और उस चैप्टर के इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।